नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज ये क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसी प्रकार से एक दिन अंतिम चैप्टर को भी लेके मैं आऊँगा, ये मेरी आपसे वादा है। आपको इस चैनल पर रोज़ एक वीडियो फिजिक्स की और एक वीडियो केमिस्ट्री की मिलेगी और दोस्तों चैप्टर वाइज सभी डेरिवेशन, सभी न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलेंगे और ये मेरी वादा रहेगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डेरिवेशन हैं, सबके सब आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग का सपोर्ट हो सके और हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले। दोस्तों आइए देखते हैं, आज पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक बात और कहना था कि आप यहाँ जितने पढ़ेंगे सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन करेंगे। देखिए, पहला है आवेश। सबसे पहले हम समझते हैं आवेश क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कोई घर होता है, ईंट का बना होता है। अगर उस ईंट को तोड़ते जाएं, एकदम छोटा कर दें, इतना छोटा करें कि उससे छोटा ना हो सके, यानी कि एक अनडिवाइडेड पार्टिकल, उसको बोलते हैं दोस्तों परमाणु। उसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसलिए कोई भी परमाणु उदासीन होता है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि दुनिया में जितने वस्तु हैं सब में चार्ज है, लेकिन दोस्तों वह इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों संख्या और प्रोटॉनों संख्या बराबर होते हैं। जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों संख्या बढ़ जाए, तो वह हो जाएगा ऋणावेशित, यानी उसमें माइनस चार्ज हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वह हो जाएगा धनावेशित, यानी कि वह पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के बाद देखेंगे हम लोग ये क्या है आवेश। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर दोस्तों होते हैं प्रोटॉन, यानी कि प्लस होता है। मान लीजिए 4-5 प्लस हमने कर लिया और इसके किनारे किनारे माइनस है दोस्तों। ये आप ऐसा मान के चलिएगा कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, यानी कि यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, उदासीन है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसमें हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अधिक दे दें, यानी कि इसमें दोस्तों डाल दें, मान लीजिए पहले से प्लस की संख्या 4 थी और माइनस की संख्या भी 4 थी। अगर इसमें हम एक ठो माइनस बढ़ा दें, जैसा कि आपको पता है दोस्तों जो माइनस होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो यह जो परमाणु है अब ये कौन सा आवेश हो गया दोस्तों, ये होगा ऋणावेशित। अगर इसमें से मान लीजिए एक ठो हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 ठो इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें ज़्यादा कौन सा है, प्लस की माइनस, प्लस ज़्यादा है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि केवल आप इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, माइनस क्यों निकाल रहे हैं, या माइनस ही क्यों दे रहे हैं, प्लस क्यों निकाल रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्लस निकालना इम्पॉसिबल है। मतलब प्रोटॉन दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में होता है और प्रोटॉन दोस्तों नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए या तो किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। धनावेश और ऋणावेश का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई वस्तु अगर धनावेश है तो उसके पीछे भी कारण इलेक्ट्रॉन का है, अगर कोई ऋणावेशित है तो उसके पीछे भी कारण किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही तय करता है कि कोई वस्तु धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है और इसको हम किसी वस्तु से रगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रुमाल है, इससे रगड़ रहे हैं। जब रगड़ेंगे दोस्तों इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो अंदर आएंगे या बाहर निकलेंगे दोस्तों। जब इस
इसे किसी वस्तु के पास ले जाता है दोस्तों, तो वह क्या करेगा कि इससे या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित होने के गुण कहते हैं चुंबकीय गुण। अब दोस्तों यह चुंबकीय गुण आया कैसे? आवेश की वजह से। यानी आप ये कह सकते हैं कि आवेश ही तय करता है कि किसी वस्तु में चुंबकीय गुण है कि नहीं है। अगर यह आवेशित होगा तो चुंबकीय गुण पक्का है कि आएगा ही आएगा। अब चुंबक क्या करता है? या तो खींचता है या तो ढकेलता है। खींचने का मतलब आकर्षित करना और ढकेलने का मतलब प्रतिकर्षित करना। ये दोस्तों आम भाषा में बोलते हैं हम लोग खींचने ढकेलने की बात। तो आवेश क्या होता है दोस्तों? आवेश होता है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु चुंबकीय गुण अनुभव करता है। मतलब या तो किसी वस्तु को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा या आरोपित करता है। कहने का मतलब कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु चुंबकीय गुण अनुभव करता है या आरोपित करता है। दोस्तों यहाँ मैं अनुभव करने का जो लिखना था भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु चुंबकीय गुण अनुभव करता है या आरोपित करता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम्ब। और दोस्तों आवेश का दूसरा मात्रक भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई आवेश गति की अवस्था में हो। दोस्तों अगर कोई आवेश गति की अवस्था में हो तो 1 कूलॉम्ब बराबर 1/10 EMU होता है। यह दोस्तों सीजीएस पद्धति का मात्रक है। सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो 1 कूलॉम्ब बराबर 1/10 EMU होता है, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। और दोस्तों जब आवेश विरामावस्था में हो यानी कि रुका हुआ हो तो 1 कूलॉम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको दिया था फ्रैंकलिन ने। इसलिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है दोस्तों। यानी आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है तो फ्रैंकलिन होता है। और 1 कूलॉम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। दोस्तों लाइट कट गई, इसी वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए बताना था हमको कि 1 कूलॉम्ब बराबर 1/10 होता है ESU यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट जब आवेश गति की अवस्था में होता है। दोस्तों आवेश का अन्य मात्रक फैराडे भी होता है। यह दोस्तों आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम्ब होते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब दोस्तों आगे देखते हैं आवेश के गुण, यानी कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। पहला है दोस्तों कि आवेश एक अदिश राशि है और यह अदिश के नियम के योग का पालन करता है। थोड़ा यहाँ पे लिखना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ अच्छे से कि आवेश एक अदिश राशि है। चलिए जितना बनेगा उतना मैं लिख दूंगा, बाकी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है और दोस्तों यह अदिश राशि के योग के नियम का पालन करता है। अदिश राशि है। दूसरा, बंद कर दो दरवाजा। दूसरा ये दोस्तों कि समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ढकेलते हैं। ऐसा कह लीजिए कि प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों तो दूसरा क्या है कि आकर्षित करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए माइनस माइनस दोनों चार्ज रहेंगे तो ये रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। अगर प्लस प्लस रहेंगे तो भी क्या करेगा दोस्तों? रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। दोस्तों रिपेल के लिए मैं R लिख देता हूं। अगर मान लीजिए एक प्लस और एक माइनस है तो यहां पे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा। अगर इधर माइनस इधर प्लस, कुछ लोग सोचते होंगे कि इधर माइनस है तो क्या होगा, लेकिन दोस्तों बात तो यही है कि एक प्लस एक माइनस है। अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा यानी विपरीत आवेश रहेगा तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा।
ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण ये होता है कि यह चाल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि दोस्तों जो आवेश होता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु आवेशित है और उसको आप गति दे रहे हैं, यानी उसको आप गति करा रहे हैं, तो आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आवेश संरक्षित रहता है। अगला दोस्तों, आवेश संरक्षित रहता है। दोस्तों रेड पेन से अच्छा नहीं दिख रहा है। आवेश संरक्षित रहता है। अगला है आवेश क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज कहने का मतलब होता है कि आवेश कभी भी अगर कोई में से निकलेगा या कोई में जाएगा तो वह एक पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक का मतलब 1 गो या 2 गो 3 गो 4 गो 10,000 5,000 ऐसे जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि 1.5 गो 2.5 गो ऐसा नहीं जाएगा दोस्तों। यह है आवेश के गुण। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु कब होता है माइनस चार्ज, किसी वस्तु कब होता है प्लस चार्ज। तो इस बात को मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर किसी भी वस्तु में अगर हम लोग उसको माइनस चार्ज दे दें, यानी इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने से वह हो जाएगा ऋणावेशित। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ई लिखते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा लिखना ना पड़े। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग अधिक कर दें यानी जोड़ दें बढ़ा दें तो वह ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तथा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी करें यानी उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालें तो धन की संख्या ज़्यादा होगा यानी प्लस की, तो वह कैसा हो जाएगा धनावेशित, धनावेशित। उम्मीद है कि आप लोग इतना समझे होंगे अच्छे से। अब देखते हैं आगे कि किसी भी वस्तु में दोस्तों जो निम्नतम आवेश होता है, दोस्तों हम लोग को यहां मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब समझते हैं दोस्तों कि किसी भी वस्तु में जो निम्नतम आवेश होता है, किसी भी वस्तु में निम्नतम आवेश, निम्नतम मतलब कम से कम, निम्नतम आवेश दोस्तों प्लस माइनस ई होता है। ई कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब 1 से कम नहीं हो सकता। कहना मतलब ये दोस्तों 1 से ज़्यादा 1000 2000 लाख 2 लाख 2 करोड़ कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को चार्ज कर रहे हैं तो कम से कम आपको उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, आप आधा नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो वही कहने का मतलब है किसी वस्तु में निम्नतम आवेश प्लस माइनस ई होता है। अगर किसी वस्तु में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करें यानी दे दें, कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, मतलब किसी वस्तु में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, जोड़ने मतलब हम लोग उसमें बढ़ा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में तो क्या होता है कि माइनस संख्या बढ़ जाएगा, तो वह संख्या ऋणावेशित हो जाएगी। मतलब सॉरी दोस्तों, वह वस्तु कैसे हो जाएगी ऋणावेशित हो जाएगी। अब उसमें कितना ऋणावेश होगा तो यन ई, कितना होगा दोस्तों माइनस यन ई लिख रहा हूं, मतलब माइनस लिखने का मतलब है कि वह होगा दोस्तों ऋणावेशित होगा। तो ऋणावेशित होने के लिए मैं कह रहा हूं कि माइनस, अगर किसी वस्तु में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसमें इतना आवेश हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु में दोस्तों इतना ना लिख करके मैं ये लिखता हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कुछ
इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब उसमें से निकाल लें, तो वह कैसा हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, यानी धनावेशित तो हो जाएगी। तो उसमें कितना धनावेश होगा दोस्तों, Q बराबर प्लस एन ई। दोस्तों Q बोलते हैं आवेश को, कूलॉम। बात समझिएगा, किसी वस्तु से अगर हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्लस की संख्या बढ़ जाएगा। तो कितना उसमें आवेश आएगा, तो एन ई। एन दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि आप कै ठो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसमें से, और हमेशा एन का मान पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 5 लाख, कितना भी। एन का मान कभी भी 1/2 2/3 ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ख्याल रखिएगा। और ई का मान होता है, ई का मान 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। आई होप कि आप लोग इतनी बात समझे होंगे। अब दोस्तों एक चीज है बात, आपने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ई का मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम। अब दोस्तों ईएम निकालते हैं। ईएम मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मतलब उसका भार 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। और एक प्रोटॉन का जो वेट होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये दोस्तों अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु ऋणावेश है। ऋणावेश करने मतलब ऐसे लिखता हूं कि m माइनस, और कोई वस्तु धनावेश है दोस्तों, यानी m प्लस, और एक वस्तु उदासीन है जिसको बोलते हैं m0। उदासीन का मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन ज़्यादा वजन होगा, मतलब आप इस वजन में आप फर्क पता नहीं कर पाएंगे, फिर भी तो आप कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा वजन होगा। तो दोस्तों जो माइनस वाला होगा ना, ये ज़्यादा वजन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आए होते हैं, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका वजन बढ़ेगा, यानी ये ज़्यादा होता है। और प्लस वाले से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, यानी इसका वजन कम होगा। तो दोस्तों माइनस वाला सबसे अधिक होता है, फिर इसके बाद होता है उदासीन, सबसे कम होगा प्लस चार्ज वाला। ये दोस्तों भार। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है भार में परिवर्तन, तो उसका सूत्र होता है डेल्टा एम इक्वल टू प्लस माइनस यान ई एम। इसका मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई है। अब देखते आगे हम लोग आवेश संरक्षण नियम। तो आवेश को न तो आप नष्ट कर सकते हैं और न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि आवेश को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आप उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है कि आवेश को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जो आवेश होता है दोस्तों, ये चाल पर निर्भर नहीं करता है, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि किसी वस्तु को आवेशित करके अगर उससे गति दे तो उसके आवेश पर कोई निर्भर नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों उसके द्रव्यमान पर निर्भर पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको लिखा है कि आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई आवेश है, देखिए क्यू एक्स का मतलब होता है, मतलब मैंने लिखा है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में हो, अगर उससे गति दें तो गति देने के बाद उसको लिखे हैं क्यू वाई। तो जितना उसमें आवेश विराम अवस्था में था उतना ही आवेश गति की अवस्था में भी रहेगा। कहने का मतलब आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, चाल पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु को गति में मतलब आवेशित करके गति में कर दिया जाए तो जो उसका सूत्र होता है दोस्तों एम एक्स बराबर होता है एम वाई बट्टे करड़ी में 1 माइनस भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी उसका द्रव्यमान इतना बढ़ जाएगा। अब समझते हैं कि मान लीजिए जो सी है ना दोस्तों, सी है प्रकाश की चाल, सी है प्रकाश की
चाल, और जो भी है वस्तु की गति है, वस्तु की गति। अब बात समझिएगा, अगर हम लोग वस्तु की गति को, किसको, वस्तु की गति को प्रकाश की चाल के बराबर कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग इस वस्तु की चाल को प्रकाश की चाल के बराबर कर दें तो जो वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा वो अनंत गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत गुना। यानी कि यदि वस्तु की चाल, वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के बराबर करें, प्रकाश चाल की बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, mx का मान अनंत हो जाएगा, यानी कि उसका द्रव्यमान अनंत गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आवेश क्या है, आवेश के गुण और आवेश संरक्षण नियम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई है, तो आप लाइक करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस ऑन कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।